अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। हम आज जो चैप्टर नंबर 5 है बी एल थराजा का कम्प्लेक्स एसी सर्किट, इसको डिस्कस करेंगे। हमारा जो प्रिपरेशन सेशन चल रहा है उसमें ये जो है वो बी एल थराजा का आर एल सी का आखिरी चैप्टर है। इस तरह जो है वो हमारी आर एल सी का और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो टॉपिक हैं वो हमारे वो हांडा और बी एल थराजा से कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम जो है वी के मेहता की तरफ जाएंगे उसकी बेसिक इलेक्ट्रिकल कवर करने के लिए। इसी तरह हम जो है वो एक टॉपिक को तीनों बुक से कवर करते जाएंगे, एक एक टॉपिक करके। चलें इसको स्टार्ट करते हैं। इसकी थ्योरी में आरएलसी की थ्योरी डिस्कस करेंगे, लेकिन वो आरएलसी के जो एमसीक्यूज़ हैं वो 30 से आगे स्टार्ट होते हैं। जो पहले बेसिक हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जैसे 30 से आगे आरएलसी का स्टार्ट होंगे उससे पहले हम थ्योरी कवर करेंगे, फिर हम जो है वो उसकी आरएलसी की, और फिर हम जो है वो एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो इस तरह स्टार्ट में थ्योरी डिस्कस नहीं करते। MCQ नंबर 1 है द एरिया ऑफ साइनोसाइडल वेव ओवर अ हाफ साइकिल इज़ 2 मल्टीप्लाई बाई मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल होता है। 2 नंबर MCQ है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट आर एक्सप्रेस्ड इन RMS वैल्यू बिकॉज दे गिव कंपैरिजन विद DC। देन MCQ नंबर 3 है द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज़ 1/2 होती है। 4 नंबर MCQs है फॉर्म फैक्टर ऑफ साइनोसाइडल वेव। ये चीज़ें हम जो है वो ऑलरेडी हांडा में डिस्कस कर चुके हैं। 4 है फॉर्म फैक्टर ऑफ साइनोसाइडल वेव 1.11 होती है। 6 नंबर MCQs है ईच ऑफ 3 कॉइल्स जनरेट EMF 230 वोल्ट। द EMF ऑफ सेकंड लीड फ्राम द फर्स्ट बाय 120 डिग्री एंड थर्ड लैग्स बिहाइंड द फर्स्ट बाय सेम एंगल। द रिजल्टेंट EMF अक्रॉस द सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ द कॉयल। तो क्योंकि आपको पता है कि तीनों का अगर 120 डिग्री है फेज़ डिफरेंस, तो उनका वेक्टर सम जो है वो 0 वोल्ट आएगा अगर हम तीनों को कंबाइन कर देंगे, जैसे हम स्टार कनेक्शन बनाते हैं। 8 नंबर MCQs है पावर अब्जॉर्ब्ड इन अ प्योर इंडक्टिव सर्किट इज़ 0 बिकॉज पावर फैक्टर ऑफ सर्किट इज़ 0। क्योंकि आपको पता है कि प्योर जो इंडक्टर में पावर नहीं होती, उसमें रिएक्टिव पावर होती है, क्योंकि सिर्फ पावर जो कंज्यूम होती है वो जस्ट रजिस्टर में होती है, जहाँ पे जो पावर फैक्टर है वो यूनिटी होता है। 9 नंबर MCQs है अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इज इक्वल टू VM साइन थीटा इज़ अप्लाई टू प्योर कैपेसिटिव सर्किट। द करंट इक्वेशन विल बी। तो करंट इक्वेशन में क्या होगा, जो करंट है कैपेसिटर में वो 90 डिग्री लीड करता है, तो IM साइन थीटा प्लस 90। 12 नंबर MCQs है द इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 220 वोल्ट इज़ कनेक्टेड 220 वोल्ट 5 हर्ट्ज AC सोर्स। दैन द बल्ब जो है वो बल्ब ग्लो इंटरमीडियंटली, क्योंकि जब वो 5 हर्ट्ज होंगे तो वो इतनी ज़्यादा स्विचिंग करेगा कि वो जो है वो कभी जलेगा कभी बुझेगा। 4 नंबर MCQs है द पर्पज़ ऑफ चोक ऑफ फ्लोरेसेंट ट्यूब, ये टू इंक्रीज़ द वोल्टेज मोमेंटरीली, क्योंकि ये जो चोक यूज़ करते हैं हम, जो पुरानी ट्यूबलाइट होती थी उनमें, वो ताकि उसके जो है वो वोल्टेज केवीज़ में लेके जाने के लिए फॉर सम टाइम। उसकी रीज़न क्या थी कि जो गैस होती है उसमें वो हाई वोल्टेज पे आयोनाइज होती है, तो उसको हाई वोल्टेज पे लेके जाते थे, तो उसके जब वो गैस आयोनाइज हो जाती थी तो उसके बाद जो वोल्टेज है वो दोबारा नॉर्मलाइज हो जाते थे। MCQs नंबर 17 है पावर फैक्टर ऑफ AC सर्किट इज़ गिवन बाय, और पावर फैक्टर का आपको पता है ये फार्मूला रेजिस्टेंस ओवर इम्पीडेंस भी होता है। 19 नंबर MCQs है द एक्टिव एंड रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ लाइन करंट ऑफ इंडक्टिव सर्किट आर इक्वल। द पावर फैक्टर ऑफ अ सर्किट इज़ 0.707 लैगिंग होता है। 20 नंबर MCQs है इन RL सीरीज सर्किट टू साइड्स ऑफ इम्पीडेंस ट्राइंगल दैट फॉर्म अ फेज एंगल आर रेजिस्टेंस एंड इम्पीडेंस होती है। देन MCQs नंबर 24 है इफ़ एन RLC सीरीज सर्किट द फ्रीक्वेंसी इज़ बिलो द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। चलें यहाँ से जो है वो RLC के MCQs शुरू होंगे, तो पहले इसकी जो है वो थ्योरी डिस्कस कर लें। RLC सीरीज सर्किट की थ्योरी डिस्कस करते हैं सबसे पहले, कि इसके मैग्नीफाई कैसे करता है, इसमें मैक्सिमम क्या होता है,
जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कम होती है तो ये क्या बिहेव करता है, जब बिलो जाती है तो क्या बिहेव करता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। RLC सीरीज सर्किट में आपको पता है कि रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, हर चीज़ जो है वो सारे सीरीज़ में लगे होते हैं। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होती है, ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पे XL और XC की वैल्यू इक्वल हो जाती है उसको हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का दूसरा मतलब ये भी है कि जितना इफ़ेक्ट सिस्टम में कैपेसिटर डालता है उतना ही उसके अपोजिट इफ़ेक्ट इंडक्टर डालता है सिस्टम में, और ये दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसल आउट कर देते हैं। क्योंकि जब XC बराबर होगा और XL दोनों आपस में बराबर होंगे तो जो सिस्टम में दोनों का इफ़ेक्ट आएगा, अपोजिट इफ़ेक्ट जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट, तो क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा और वो ऐसा बिहेव करेंगे जैसे वो सर्किट में है ही नहीं। तो इसीलिए जब हम ये बोलते हैं कि एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जहाँ पे इनकी जो रिएक्टिव इम्पीडेंस है वो XL और XC इक्वल हो जाते हैं, तो आपका जो सीरीज़ रेजोनेंट सर्किट है ये रेजिस्टिव बिहेव करता है। क्योंकि ये होता है कि जब ये दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करेंगे तो ये पीछे सिर्फ एक रेजिस्टेंस बच जाता है, तो उसकी जो इम्पीडेंस होती है वो ओनली रेजिस्टेंस के इक्वल होती है, कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वही इसकी इम्पीडेंस होती है। ये आपने याद रखना है। क्योंकि और दूसरी बात, अक्सर ये MCQs आ जाता है कि एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, चाहे वो सीरीज़ RLC हो चाहे वो पैरेलल RLC हो, पावर फैक्टर यूनिटी रहता है। उसकी रीज़न क्या होती है, क्योंकि जब हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो उसमें XL और XC क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो पावर फैक्टर हमेशा यूनिटी ही रहेगा। क्योंकि उस वक्त जस्ट रेजिस्टेंस बिहेव कर रही होती है सर्किट में, तो रेजिस्टेंस का पावर फैक्टर आपको पता है वो यूनिटी होता है। क्योंकि अब यहाँ पे इम्पीडेंस का जब XL और XC बराबर हैं तो इम्पीडेंस का फार्मूला होता है R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। XL और XC जब बराबर हैं तो ये -0 हो जाएगा ये पोर्शन, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो Z इज इक्वल टू R। सो एट रेजोनेंस इम्पीडेंस इज़ मिनिमम, क्योंकि एट रेजोनेंस, जो रेजोनेंस कंडीशन होती है जिसमें XL और XC होती हैं, सीरीज़ RLC की इम्पीडेंस मिनिमम होती है। ये MCQs बार बार आता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि एट रेजोनेंस कंडीशन इम्पीडेंस ऑफ सीरीज़ RLC सर्किट इज़ मिनिमम। उसकी रीज़न क्या होती है कि XC भी कैंसिल हो जाता है, XL भी कैंसिल हो जाता है, सिर्फ रेजिस्टेंस बचती है और रेजिस्टेंस बहुत छोटी होती है। तो इस वजह से हम ये बोलते हैं कि सीरीज़ RLC की जो इम्पीडेंस होती है वो रेजोनेंस कंडीशन पे मिनिमम होती है। ये MCQs बार बार आता है कि सीरीज़ की मिनिमम होती है, ये पैरेलल की मिनिमम होती है, तो सीरीज़ RLC की जो इम्पीडेंस है वो मिनिमम होती है। अब ड्यू टू लो इम्पीडेंस जो सर्किट में करंट होता है वो हाई होता है। ये बहुत MCQs आता है कि जो रेजोनेंट कंडीशन क्या चीज़ मैक्सिमम होती है, तो वो करंट होता है। क्योंकि उस वक़्त जो है वो आपके सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस बिहेव कर रही होती है, रेजिस्टेंस बहुत छोटी होती है, जिसकी वजह से जो करंट होता है आपके सर्किट में वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो ये भी MCQs आता है कि एट सीरीज़ RLC एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी विच इज़ मैक्सिमम, तो आपका करंट उस वक़्त मैक्सिमम होता है ड्यू टू लो इम्पीडेंस। अब ये इसमें तीसरा MCQs ये आता है कि सीरीज़ रेजोनेंस जो है वो वोल्टेज मैग्नीफिकेशन का काम कैसे करता है। तो इसको देखते हैं कि सीरीज़ रेजोनेंस RLC सर्किट नेम्ड एज voltage magnification circuit because both the magnitude of the voltage across capacitor and inductor is equal and that voltage is equal to Q times the input voltage। Q टाइम मतलब उसका क्या है, Q फैक्टर टाइम। जो Q फैक्टर होता है ये हमेशा जो है वो ग्रेटर देन 1 होता है, तो इसलिए जो वोल्टेज ड्रॉप इसमें होता है कैपेसिटर और इंडक्टर के क्रॉस वो बहुत हाई होता है। इस वजह से हम ये बोलते हैं कि जो सीरीज़ RLC सर्किट है वो एज आ वोल्टेज मैग्नीफिकेशन का काम करता है। नो बिहेवियर ऑफ फ्रीक्वेंसी हम चेक करते हैं कि अगर फर्स्ट केस है कि जब हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम है, ठीक है, जब हमारी फ्रीक्वेंसी सिस्टम की फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम है बिफोर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो आपको पता है कि जो XL और XC का रिलेशन क्या होता है,
एक्स एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, एक्स सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। अगर फ़र्ज़ किया ये हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है 100 किलो हर्ट्ज़ और हम इसको जस्ट 100 हर्ट्ज़ अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम है, तो इसका मतलब है एक्स एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी अगर मिनिमम है तो एक्स एल क्या होगा, मिनिमम होगा। फ्रीक्वेंसी अगर मिनिमम है तो एक्स सी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि एक्स सी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी, तो ये होगी मैक्सिमम एक्स सी। एक्स एल क्या होगा, मिनिमम होगा। अब इनका बिहेवियर देखते हैं कि अब ये हमारा मैक्सिमम है, ये हमारा मिनिमम है। जैसे हमने ये एक्स एल हमारा मिनिमम है, एक्स सी हमारा मैक्सिमम है। अब दूसरी ज़बान में ये कह लें कि ये एज आ मेगा ओम की रेजिस्टेंस बिहेव कर रहा है, ये एज आ मिली ओम की रेजिस्टेंस बिहेव कर रहा है। जब इन दोनों में से सेम करंट गुजरेगा तो वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा किसके क्रॉस होगा, जो कि मेगा ओम की रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा। तो इस वजह से जो सीरीज़ आरएलसी सर्किट है वो एज आ कैपेसिटिव बिहेव करता है। जब हमारी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम होती है तो हमारा जो सीरीज़ आरएलसी सर्किट है वो कैपेसिटिव बिहेव करता है। उसकी रीज़न ये कि एक्स सी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से अब इसके क्रॉस मिली ओम है तो इसके क्रॉस रेजिस्टेंस की मिली ओम है तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, पॉइंट्स में, और इसके क्रॉस कितना होगा, वोल्ट्स में होगा। तो कितने, ठीक है। तो इस वजह से हम ये बोलते हैं कि जब हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सिस्टम की फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो हमारा जो सर्किट है वो एज आ कैपेसिटिव बिहेव करेगा। सो द इफ फ्रीक्वेंसी इज लेस दैन द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आरएल सीरीज आरएलसी एक्ट एज आ कैपेसिटिव सर्किट। अब दूसरा केस है जिसमें हमारी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा अब फ्रीक्वेंसी हमारी मैक्सिमम है तो एक्स एल क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब फ्रीक्वेंसी हमारी मैक्सिमम है तो एक्स सी क्या होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि इसका जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है। अब इस केस में क्या हो रहा है कि जो हमारा एक्स एल है वो हमारा मेगा ओम की रेजिस्टेंस बिहेव कर रहा है, एक्स सी क्या कर रहा है, मिली ओम की जो रेजिस्टेंस है वो बिहेव कर रहा है जब हमारी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। मतलब अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 100 किलो हर्ट्ज़ है तो हम इसको 1000 किलो हर्ट्ज़ अप्लाई कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा कि जो क्योंकि ये एज आ मेगा ओम रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो मैक्सिमम होगा। इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो, क्योंकि ये एज आ मिली ओम की रेजिस्टेंस बिहेव कर रहा है, तो इस वजह से जो है वो हमारा जब हमारी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है तो हमारा जो सीरीज़ आरएलसी सर्किट है वो एज आ इंडक्टिव सर्किट बिहेव करता है। तो ये तकरीबन 5 एमसीक्यूज़ बनते हैं जो कि सीरीज़ आरएलसी से आते हैं। सबसे पहले कि इसकी इम्पीडेंस क्या होती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से सीरीज़ आरएलसी की वो मिनिमम होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो जस्ट रेजिस्टेंस के इक्वल होती है तो वो मिनिमम है। उसके बाद इसमें क्या चीज़ मैक्सिमम होती है, इसमें करंट मैक्सिमम होता है, क्योंकि आपकी जो इम्पीडेंस है वो मिनिमम होती है और आपका जो करंट होता है वो उस वक्त मैक्सिमम होता है। ये किसको मैग्नीफाई करता है, ये वोल्टेज को मैग्नीफाई करता है। उसकी रीज़न क्या होती है कि जब इनकी एक्स एल एक्स इक्वल टू एक्स सी इक्वल होते हैं तो उस वक्त जो इनके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है वो ग्रेटर देन 1 क्यू फैक्टर टाइम होता है, और क्यू फैक्टर हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। तो इस वजह से ये एज आ वोल्टेज मैग्नीफिकेशन का काम करता है। और ऊपर हमने इसका बिहेवियर देखा, जब इसकी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम होती है तो ये एज आ कैपेसिटिव बिहेव करता है, और जब इसकी फ्रीक्वेंसी सिस्टम की फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर होती है तो ये एज आ इंडक्टिव सर्किट बिहेव करता है। तो ये 5 एमसीक्यूज आपके यहाँ पे कवर होंगे। सो इफ़ द फ्रीक्वेंसी इज़ ग्रेटर दैन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सीरीज आरएलसी सर्किट एक्ट एज इंडक्टिव। देन पैरेलल आरएलसी की बात करते हैं। पैरेलल आरएलसी में क्या होता है कि रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर जो होता है वो आपका पैरेलल में लगा होता है। इन पैरेलल आरएलसी सर्किट वी डील एडमिटेंस एंड एडमिटेंस इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस। ये आपने बात याद रखनी है कि जब भी हम पैरेलल आरएलसी को सॉल्व करते हैं तो हम डायरेक्टली इम्पीडेंस को डील नहीं करते, हम एडमिटेंस को डील करते हैं। पहले उसकी एडमिटेंस फाइंड करते हैं, उस एडमिटेंस का रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो हमारे पास इम्पीडेंस आ जाती है। तो इस यहाँ पे ये उसका रिलेशन है Z इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एडमिटेंस, Y इज़ इक्वल टू एडमिटेंस होती है। एट रेजोनेंस कंडीशन पे क्या होता है, XL इज़ इक्वल टू XC होता है।
तो यहाँ पे एडमिटेंस का फार्मूला क्या होता है, y इज़ इक्वल टू आर ओवर आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल स्क्वेयर। यहाँ पे एक्स एल लिख लो, एक्स सी लिख लो, क्योंकि एक्स एल और एक्स सी एट रेजोनेंस कंडीशन पे दोनों इक्वल होते हैं। तो जब एक्स एल और एक्स सी रेजोनेंस पे इक्वल होते हैं तो इसका मतलब पैरेलल आर एल सी का पावर फैक्टर यूनिटी होगा। तो y इज़ इक्वल टू आर ओवर आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल स्क्वेयर, ठीक है, ये फार्मूला है। अब इसमें क्या है कि इसका जो न्यूमिनेटर है वो बड़ा है, तो इसका मतलब है इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा पॉइंट्स में आएगी, छोटी आएगी। अगर रेजिस्टेंस 5 ओम की है तो इसका मतलब 5 ये प्लस 10 ये, तो 5/15 आ जाएगी। तो इसका मतलब है जो वैल्यू है वो पॉइंट्स में आएगी। तो इसका मतलब है एडमिटेंस हमेशा इसकी मिनिमम रहती है। जब इसकी एडमिटेंस मिनिमम रहती है तो इम्पीडेंस क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि इम्पीडेंस इज़ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एडमिटेंस। सो एट रेजोनेंस एडमिटेंस इज़ मिनिमम, देन इम्पीडेंस एट रेजोनेंस ऑफ पैरेलल आरएलसी इज़ मैक्सिमम। जो ये आपने याद रखना है कि पैरेलल आरएलसी सर्किट की जो इम्पीडेंस होती है वो मैक्सिमम होती है एट रेजोनेंस कंडीशन। उसकी रीज़न क्या है कि एडमिटेंस मिनिमम होती है, और एडमिटेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, इम्पीडेंस है, तो इम्पीडेंस क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अच्छा, अब क्या होता है कि ड्यू टू हाई इम्पीडेंस वोल्टेज इज़ मैक्सिमम इन पैरेलल आरएलसी सर्किट, क्योंकि इसमें इम्पीडेंस सर्किट की हाई होती है, तो इसका मतलब जब वोल्टेज ड्रॉप होता है एक्स सी के दौरान, एक्स सी में एक्स एल के क्रॉस, तो वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इसकी वजह से जो चीज़ हाई होती है पैरेलल आरएलसी सर्किट में, मैक्सिमम होती है पैरेलल आरएलसी सर्किट में, वो वोल्टेज होते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना। ये दूसरा एमसीक्यूज हो गया। तीसरा है जो पैरेलल आरएलसी सर्किट एक्ट एज अ करंट मैग्निफिकेशन सर्किट बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट फ्लो थ्रू अ कैपेसिटर एंड इंडक्टर इज इक्वल टू क्यू टाइम्स द करंट एट द इनपुट। तो जो क्यू फैक्टर होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। तो इसका मतलब है जो कैपेसिटर और इंडक्टर में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से करंट होगा, वो करंट बहुत ज़्यादा होगा इनपुट करंट से। तो इस वजह से हम ये बोलते हैं कि करंट पैरेलल आरएलसी जो है वो एज अ करंट मैग्नीफिकेशन का काम भी करता है। अब ये 3 एमसीक्यूज हो गए कि पैरेलल आरएलसी की जो इम्पीडेंस होती है रेजोनेंस कंडीशन पे वो मैक्सिमम होती है, क्योंकि उसकी एडमिटेंस मिनिमम होती है। अब उसमें क्या चीज़ मैक्सिमम होती है, ड्यू टू हाई इम्पीडेंस इसमें वोल्टेज मैक्सिमम होता है। अब मैग्नीफिकेशन के साथ का काम मैग्नीफाई क्या करता है, ये करंट को मैग्नीफाई करता है आपका पैरेलल आरएलसी। अब इसका फ्रीक्वेंसी का बिहेवियर देखते हैं। अगर उसी तरह अगर इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम है सिस्टम की फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या बिहेव करेगा। अब फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो एक्स एल मिनिमम होगा, फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो एक्स सी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि एक्स सी और एफ फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। अब एक्स एल मिनिमम है और एक्स सी आपका मैक्सिमम है। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक्स एल जो है वो आपका मिनिमम है, ये एज आ मिली ओम की रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है, और जो एक्स सी है ये आपका मैक्सिमम है, तो ये एज आ मेगा ओम की रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। अब ये आपको पता है कि पैरेलल सर्किट में अगर एक मेगा ओम की रेजिस्टेंस है और एक मिली ओम की रेजिस्टेंस है, तो करंट किस में फ़्लो करेगा, करंट हमेशा कम रेजिस्टेंस पाथ लेगा, तो वो मिली ओम की रेजिस्टेंस में फ़्लो करेगा। जो मैक्सिमम करंट मिली ओम की रेजिस्टेंस में फ़्लो करेगा, तो जो जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी तो सर्किट वो ज़्यादा, उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, क्योंकि करंट उसमें ज़्यादा फ्लो कर रहा है। तो क्या होगा कि वो सर्किट जो है वो, अगर इंडक्टर में ज़्यादा करंट पास हो रहा है तो इंडक्टर बिहेव करेगा, अगर कैपेसिटर में करंट ज़्यादा पास हो रहा है तो वो कैपेसिटर बिहेव करेगा। तो अब यहाँ पे जो करंट मैक्सिमम जो फ्लो कर रहा है वो इंडक्टर से कर रहा है, तो पैरेलल आरएलसी बिफोर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है वो एज आ इंडक्टिव सर्किट बिहेव करता है। उसकी रीज़न क्या है कि एक्स सी मैक्सिमम थी, ये एज आ मेगा होम की रेजिस्टेंस एक्ट कर रही थी। एक्स एल जो है वो हमारी मिनिमम थी, और ये एज आ मिनिमम मिली ओम की रेजिस्टेंस बिहेव कर रही थी। जो करंट होगा वो मैक्सिमम करंट इस पाथ से फ़्लो करेगा, तो वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा इसी में होगा। तो इसकी वजह से जो आपका पैरेलल आरएलसी है बिफोर रेजोनेंस वो एज आ इंडक्टिव सर्किट बिहेव करता है। तो ड्यू टू लो एक्स सी सॉरी यहाँ पे एक्स एल आना चाहिए था, मैक्सिमम करंट फ्लो थ्रू द इंडक्टर, सो पैरेलल आरएलसी एक्ट एज इंडक्टिव सर्किट एट बिफोर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी।
अब फ्रीक्वेंसी सिस्टम की फ्रीक्वेंसी अगर हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर होगी तो इसमें क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो एक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो एक्स क्या होगा, मिनिमम होगा। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एक्स है ये एज अ मेगा होम की रेजिस्टेंस बिहेव कर रहा है, एक्स जो है वो हमारा मिली होम की रेजिस्टेंस बिहेव कर रहा है। तो इसकी वजह से जो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा वो कैपेसिटर से फ्लो होगा। तो इसका मतलब है वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा कैपेसिटर में होगा, तो इस वजह से एक्ट एज अ कैपेसिटिव सर्किट ड्यू टू लो एक्स। तो so if the frequency is greater than the resonance frequency, parallel RLC circuit act as capacitor because maximum current flow through the capacitor due to low XC। तो ये हमारे यहाँ भी 5 MCQs कवर हो गए पैरेलल RLC के कि क्या चीज़ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम होती है, वो इसकी इम्पीडेंस का क्या बिहेवियर होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे, तो इम्पीडेंस इसकी मैक्सिमम होती है पैरेलल RLC की। अब उसमें क्या चीज़ मैक्सिमम होती है, क्योंकि जब इसकी इम्पीडेंस मैक्सिमम होती है तो उस वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप है वो बहुत ज़्यादा होता है सर्किट में, तो इस वजह से ये इसके वोल्टेज उस वक्त बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होते हैं। तीसरा है कि इसको किसको मैग्नीफाई करता है, ये जो है वो करंट को मैग्नीफाई करता है। तो इसका जो कैपेसिटर और इंडक्टर के दरमियान ड्यू टू चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से जो करंट होता है वो इनपुट करंट से ज़्यादा होता है, तो इस वजह से ये करंट को मैग्नीफाई करता है। उसके बाद हमने इसका फ्रीक्वेंसी पे बिहेवियर देखा कि बिफोर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ये एज आ XL इंडक्टिव सर्किट बिहेव करता है, जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है तो ये एज आ कैपेसिटिव सर्किट बिहेव करता है। तो ये चीज़ें जो है वो ये कॉन्सेप्ट आपने बार बार रिपीट करके इसको याद कर लेना है। ये MCQs इन 6 जो है वो 10 MCQs में से 1 या 2 MCQs हर टेस्ट में बार बार आते हैं, तो इनको ज़रा अपने कॉन्सेप्ट को अपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अब MCQs नंबर आ गया 24। इन RLC सीरीज सर्किट द फ्रीक्वेंसी इज़ बिलो द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। उस वक्त क्या होता है जब फ्रीक्वेंसी बिलो द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है तो XC आपका ग्रेटर होता है XL से। 25 नंबर MCQs है एट सीरीज रेजोनेंस दो सर्किट पावर फैक्टर यूनिटी होता है। आपको मैंने बताया था कि सर्किट पावर फैक्टर यूनिटी क्यों होता है कि XC इज़ इक्वल टू XL होते हैं। तो जितना कैपेसिटर उसमें लीड करता है उतना ही इंडक्टर उसमें लैग क्रिएट करता है, तो जिसकी वजह से जो आपका फेज़ एंगल होता है वो दोबारा ज़ीरो पे चला जाता है। तो इस वजह से जो आपका पावर फैक्टर होता है वो यूनिटी होता है। MCQ नंबर 26 है एट सीरीज रेजोनेंस वोल्टेज अक्रॉस L एंड C मच मोर देन द अप्लाइड वोल्टेज होते हैं, क्योंकि ये जो सीरीज़ RLC है वो वोल्टेज मैग्नीफिकेशन का काम करता है। 27 है कि क्यू फैक्टर ऑफ अ कॉयल इज़ डैश ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉयल। ये हमने फार्मूला डिस्कस किया भी था कि क्यू फैक्टर होता है वो रेसिप्रोकल पावर फैक्टर के, और पावर फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस ओवर इम्पीडेंस। तो अगर हम क्यू फैक्टर इज इक्वल टू 1 ओवर पावर फैक्टर करेंगे तो रेजिस्टेंस का और क्यू फैक्टर का जो रिलेशन बनेगा वो इन्वर्स रिलेशन बनेगा। तो क्यू फैक्टर ऑफ कॉयल इज़ आ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द जो है वो रेजिस्टेंस। और वैसे भी क्यू फैक्टर का एक फार्मूला भी है, ये तो मैंने आपको बताया कॉन्सेप्चुअल के हिसाब से कि आपको याद रहेगा कि क्यू फैक्टर हमेशा रेसिप्रोकल है पावर फैक्टर का। तो पावर फैक्टर का फार्मूला होता है रेजिस्टेंस ओवर इम्पीडेंस, तो वैसे क्यू फैक्टर का फार्मूला होता है 1 ओवर R L ओवर C का स्क्वायर रूट। तो यहाँ भी जो रिलेशन है वो रेजिस्टेंस का वो इन्वर्स रिलेशन है। देन MCQ नंबर 28 है RLC सीरीज सर्किट is connected to a 200 volt AC source. If the Q factor of the coil is 10 then the voltage across C at resonance। आपको पता है कि जो जैसे हमने सीरीज़ RLC में देखा था कि जो वोल्टेज मैग्नीफिकेशन में कि वोल्टेज जो होते हैं वो Q टाइम द सोर्स वोल्टेज होते हैं। तो यहाँ पे आप देखें सोर्स वोल्टेज 200 हैं तो Q फैक्टर उसका 10 है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 200 तो 2000 वोल्ट होंगे कैपेसिटर के क्रॉस। उसकी रीज़न क्या थी कि जो DC सीरीज़ RLC सीरीज़ सर्किट है वो एज आ वोल्टेज मैग्नीफिकेशन का काम करता है। 29 है पैरेलल रेजोनेंस सर्किट जो होता है उसमें भी पावर फैक्टर यूनिटी होता है 29 में। 30 है सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट मैग्नीफाइज, ये वोल्टेज को मैग्नीफाई करता है। 31 है व्हेन सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज़ लेस दैन द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन अ पैरेलल AC सर्किट, जो सर्किट बिहेव करेगा वो एज आ इंडक्टिव सर्किट बिहेव करेगा।
32 है डायनामिक इम्पीडेंस ऑफ पैरेलल ट्यून्ड सर्किट किसके इक्वल होती है, L/CR के। जब भी हम जो है वो RLC का टाइम कांस्टेंट फाइंड करेंगे तो L/CR के फार्मूले से। 33 है कि पैरेलल रेजोनेंस सर्किट मैग्नीफाइज, ये करंट को मैग्नीफाई करता है। MCQ नंबर 34 है व्हेन सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज मोर देन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन पैरेलल AC सर्किट देन सर्किट इज़ अ कैपेसिटिव होता है। 35 है द कॉयल इज सप्लाइड बाय 200 वोल्ट एंड टेक्स द करंट 2 एम्पेयर एट 45 लैगिंग डिग्री लैगिंग द क्यू फैक्टर ऑफ द कॉयल। तो जब पॉइंट एंगल लैगिंग पे दिया गया हो तो हमने पावर फैक्टर फाइंड करना, तो tan phi से फाइंड करते हैं, तो tan 45 1 होता है। तो आपको पता है कि पावर फैक्टर का जो रेसिप्रोकल है वो क्यू फैक्टर है। जब tan phi 1 होगा तो क्यू फैक्टर भी 1 होगा, तो इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन 1। देन MCQs नंबर 36 है इन अ सर्किट एलिमेंट द PD इज़ जो PD इज़ हायर दैन द अप्लाइड वोल्टेज, उसकी क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है वो हायर दैन द अप्लाइड वोल्टेज ऑफ द सोर्स दैट विल बी। इसका मतलब है अगर जो वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज डिफरेंस है एलिमेंट्स के क्रॉस जो है वो सप्लाई वोल्टेज से हायर है, तो इसका मतलब है वो इसी सर्किट है। क्योंकि जैसे अगर वो सीरीज़ RLC होगा तो वो एज अ वोल्टेज मैग्नीफिकेशन का काम करेगा, तो इसका मतलब है उसके क्रॉस एलिमेंट्स के क्रॉस जो वोल्टेज होंगे वो सोर्स वोल्टेज से ज़्यादा होंगे, लेकिन DC में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। MCQs नंबर 37 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये अक्सर टेस्टों में आ जाता है कि अ लैम्प कंज्यूम 25% ऑफ पीक पावर। अब ये यहाँ पे देखने वाली बात है, पीक पावर का उसने बोला है, अब RMS नहीं ले सकते हम। पीक पावर इन AC सर्किट, व्हाट इज़ अ फेज डिफरेंस बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज एंड सर्किट करंट। ये हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये पावर कंज्यूम है, अब यहाँ पे उसने उसको पीक में कन्वर्ट किया RMS वैल्यू को, RMS को वोल्टेज को Vm/2 अंडर रूट किया उसने, I जो है वो RMS को उसने Im/2 अंडर रूट कन्वर्ट किया, तो ये मल्टीप्लाई होके 2 बन गया Vm/Im/2 cos phi। और यहाँ पे जो है अब उसने 25% पावर कंज्यूम की थी, तो 25% किसके इक्वल होता है, 1/4 के। तो Vm/Im/4 Vm/Im/2 इंटू cos phi, तो यहाँ पे Vm/Im कैंसिल हो गया, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो, तो ये 1/2 हो गया। cos phi किसके बराबर हो गया, 1/2 के। तो cos इनवर्स लेंगे तो phi इज इक्वल टू π/3 होगा, जो कि 60 डिग्री के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है इसका जो आंसर है वो π/3 होगा, बी ऑप्शन। तो ये आपने याद रखना है, इसका सलूशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। MCQ नंबर 38 है RLC सीरीज ऐसी सर्किट द करंट जो होता है वो नन ऑफ द अबव होता है। MCQ नंबर 41 है कि इफ़ एन AC सोर्स इन अ सीरीज RL इफ़ द रिस्पेक्टिव पोटेंशियल ड्रॉप आर 200 वोल्ट एंड 150 वोल्ट द अप्लाइड वोल्टेज। ये हमने सोर्स वोल्टेज निकालने हैं, उसने रेजिस्टेंस और इंडक्टर के दरमियान वोल्टेज ड्रॉप दिया, एक क्रॉस 200 वोल्ट है तो एक क्रॉस 150 वोल्ट है। तो हमने वो फार्मूला देखा था हांडा में कि सोर्स वोल्टेज कैसे निकालने हैं, जो वोल्टेज क्रॉस ड्रॉप क्रॉस रेजिस्टेंस उसका स्क्वायर प्लस वोल्टेज ड्रॉप क्रॉस इंडक्टर उसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 250 वोल्ट आएगा। तो उसका मतलब है जो सोर्स वोल्टेज होंगे वो 250 वोल्ट होंगे। देन MCQ नंबर 44 है इन RLC सीरीज सर्किट द करंट थ्रू अ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर्स हैव फेज डिफरेंस, उसमें 0 डिग्री फेज डिफरेंस होगा। देन MCQs नंबर 52 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ़ फेजर इज़ मल्टीप्लाइड बाय J देन ओनली इट्स डायरेक्शन चेंजेस। 53 है द फेजर 2 इंटू 180 डिग्री कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ये -2 होगा। 54 है द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जुगेट नंबर, ये बहुत दफ़ा NTS में आ चुका है। द फेज डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जुगेट नंबर इज़ क्वाड्रेचर कंपोनेंट ओनली, ये भी इंपॉर्टेंट है। इफ़ द टू कम्प्लेक्स नंबर आर गिवन 5/cos 30 J sin 30 10 इंटू cos 15 प्लस J sin 15 द वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर, तो 50 होगा 10 मल्टीप्लाई बाई 5, और एंगल जो है वो हमेशा ऐड हो जाता है, तो cos 45 प्लस J sin 45। देन MCQ नंबर 62 है
इफ़ द एडमिटेंस ऑफ पैरेलल एसी सर्किट इज़ इंक्रीज द सर्किट करंट। अब एडमिटेंस जब हम इंक्रीज करेंगे तो इम्पीडेंस क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि ये एडमिटेंस इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस। जब इम्पीडेंस डिक्रीज होगी तो करंट आपका इंक्रीज हो जाएगा। 64 है द कंडक्टेंस एंड सेप्टेंस कंपोनेंट्स ऑफ एडमिटेंस आर। ये जब हम पैरेलल सर्किट होता है उसमें हम कंडक्टेंस और सेप्टेंस जो है वो एडमिटेंस के जो कंपोनेंट है वो कंसिडर करते हैं। ये आपने याद रखना है कि एडमिटेंस हमेशा पैरेलल सर्किट में यूज़ होती है, तो इसलिए हम यहाँ पे जब ये पैरेलल आर एलिमेंट्स होंगे तो उस वक्त हम कंडक्टेंस और सेप्टेंस यूज़ करेंगे। 65 है पैरेलल रेजोनेंस द सर्किट ऑफर्स इम्पीडेंस इक्वल टू L/CR। ये 66 है, ये क्यू फैक्टर का फार्मूला है। क्यू फैक्टर ऑफ पैरेलल RLC सर्किट इज़ गिवन बाय 1/R L/C का स्क्वायर रूट। यहाँ भी देखें रेजिस्टेंस का जो रिलेशन है क्यू फैक्टर के साथ वो इन्वर्स रिलेशन है, लेकिन आप अगर वो पावर फैक्टर वाले फार्मूले के साथ याद करेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। 68 है इफ़ द प्रैक्टिकल पैरेलल RC सर्किट R ग्रेटर दैन XC देन द फेज एंगल। जब हमारा जो रेजिस्टेंस का फैक्टर है वो डोमिनेंट होगा तो जो एंगल है वो ग्रेटर देन 45 होगा, मतलब वो 90 के करीब की तरफ जाएगा। देन है 73 नंबर MCQs व्हेन इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टू यूज़ फार्मूला फॉर 1/2 पाई LC का स्क्वायर रूट फॉर प्रैक्टिकल पैरेलल LC सर्किट, तो व्हेन Q ऑफ द इंडक्टर इज़ लेस देन 10। चलें जो है वो इसका पार्ट 1 यहाँ तक कवर करते हैं। तो अगर कोई MCQs आपको समझ नहीं आया तो उसको कमेंट करें, तो हम उसकी एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे दोबारा उसको। और अगर आपको जो है वो कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, MCQs नहीं समझ आया, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई सजेशन हो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।